हेलो स्टूडेंट्स, अगर जो आप उत्तराखंड से हैं, पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट है या फिर किसी भी सेमेस्टर में है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट। इसकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर टॉपिक की, वो मैंने बना के अपलोड कर दी है। आप जाके देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप एक सिंगल वीडियो को देख लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के अंदर मैंने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखा है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं ओवरव्यू भी करा देता हूँ कि मैंने उसमें क्या-क्या आपको दिया हुआ है, ताकि आपको कोई भी इश्यू देखने को ना मिले। एंड ये भी बताने वाला हूँ कि लिखना कैसे है, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे खासे आप नंबर लेके आ पाओ। क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि अ, एग्जाम में अगर जो जैसे हमारा 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का या फिर 6 नंबर का है या फिर 10 नंबर का या कितने भी नंबर का है, उसमें लिखना कैसे है और क्या-क्या करना है, ताकि बहुत अच्छे खासे नंबर मिल सके। देखिए गाइस, ओवरव्यू करा देता हूँ पहले। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इकोलॉजी क्या है, एनवायरमेंट क्या है या फिर इकोसिस्टम क्या है। चाहे तो ऐसे भी आ सकता है कि इकोलॉजी क्या है, एनवायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, या फिर ये तीनों एक में भी आ सकता है। ये मैंने जो भी यहाँ पे टॉपिक लिख के दिया है, उसकी मैंने सारा जो वीडियो है बना के अपलोड कर दिया है। अब इसमें आपको लिखना कैसे है, पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। कुछ पॉइंट्स जानते हैं वो भी लिख देंगे। अगर जो 2 या 4 नंबर में है तो सिंपली इन दोनों को डिफाइन कर देना है, ताकि बहुत अच्छे से नंबर मिल जाए। अब ये देखेंगे आप, दूसरा जो है ओजोन लेयर रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, डिस्क्राइब इट। जो ओजोन लेयर है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, उसको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। फिर आपको देखने को मिलता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना है, ताकि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। ये देख लेना है। फिर है करंट इशू इन एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट में करंट इशू चल रहा है वो क्या है, वो बताना है आपको। मीन्स करंट इशू में कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बता सकते हैं। फिर है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट के 4 सेगमेंट है वो आपको बताना है। जितने भी सेगमेंट्स है उसकी मैंने वीडियो बना के रख दी आप लोगों के लिए, ताकि आप जाके देख लें। फिर है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है वो बताना है। प्रिवेंशन क्या है वो बताना है डिजर्टिफिकेशन के। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे आप, डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कन्वेंशनल एनर्जी क्या है वो बताना है आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो पेस्टिसाइड्स क्या है, वो बताना है आपको इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके। फिर बताना है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है कितने टाइप्स के हैं वो बताना है आपको। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। फिर है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी पढ़ लेंगे। वेरियस एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट क्या है, इसे भी पढ़ लेंगे। डिफोरेस्टेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आता भी है। डिफोरेस्टेशन क्या है वो भी पढ़ लेंगे। जैसे कि लार्ज क्वांटिटी में हमारे फॉरेस्ट के अंदर से ट्रीज को काट दिया जाता है, उसे डिफोरेस्टेशन कहा जाता है, ये पढ़ लेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है वो पढ़ लेंगे। प्राइमरी जो हमारे कंपनी से निकल रही है, व्हीकल से जो निकल रही है। सेकेंडरी जो है, प्राइमरी जो जाके एयर में, एनवायरनमेंट में जो रिएक्शन करता है, उससे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डेवलप होता है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है, जो वाटर पॉल्यूशन के प्रभाव हैं वो क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे फार्मिंग में यूज़ होता है, फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, ताकि पानी की कमी हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम उसको सॉल्व कर पाए। सोलर एनर्जी क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ऑल मेन मेड एयर पॉल्यूशन क्या है ये बताना है, जो भी मैन मेड के द्वारा एयर पॉल्यूशन बनाया गया है वो बताना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो बताना है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है एंड उसके टाइप्स क्या है वो बताना है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था कि ये देखेंगे, शुरू में ही मैंने बता दिया था आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ पे भी वही है, स्किप भी कर सकते हैं इसको आप। फिर यहाँ पे आपको बताना है हाइब्रिड व्हीकल क्या है। हाइब्रिड व्हीकल का मतलब है जैसे कि फ्यूल पे भी जो गाड़ी चलती है और जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो बताना है एंड हाउ वी कैन अचीव, इसे कैसे अचीव कर सकते हैं वो बताना है। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है वो बताना है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है एंड मेजर टू प्रिवेंट ये बताना है। सीएफएल एंड एलईडी क्या है, इनके दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं एंड इन दोनों को डिफाइन भी करना है। Why forest is important for us? Write the reason for deforestation. कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है क्यों जरूरी है हमारे लिए वो बताना है एंड इसको एंड राइट द रीजन ऑफ डिफोरेस्टेशन, जो डिफोरेस्टेशन के रीजन है वो बताने की डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्यों लार्ज क्वांटिटी में पेड़ों को काटा जा रहा है वो बताना है। वाटर पॉल्यूशन क्या है एंड राइट कॉज इफेक्ट एंड मेथड टू कंट्रोल, इसको लिखना है कि क्या है, कॉज लिखना है, इसके प्रभाव क्या है एंड इसको कंट्रोल करने के मतलब प्रिवेंट करने के क्या मेथड्स हैं वो बताना है आपको। होप आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे देख लेना आपको सॉलिड वेस्ट क्या है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड यूज्ड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जो भी हमारे घर के गीले कचड़े होते हैं या सूखे कचड़े होते हैं, कोई से भी कचड़े होते हैं उसे सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे मेथड्स यूज्ड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है वो बताना है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में अलग होता है, रोड में अलग होता है, घरों के अंदर अलग होता सेम है लेकिन इनका मैनेजमेंट अलग अलग होता है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, सम मेथड्स टू कंट्रोल कंजर्वेशन एनर्जी, कहने का मतलब है सॉरी यहाँ पे कंजर्व लिखा हुआ है, सब मेथड टू कंट्रोल कंजर्व एनर्जी ये बताना है आपको। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि लिखना कैसे है। मान लीजिए कि मार्क्स है 2 का है या फिर 4 नंबर का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है एंड स्पेशली ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप चाहे तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, मिक्स करके लिख सकते हैं। या तो पूरा हिंदी लिखे, कुछ वर्ड इंग्लिश के लिखे, या फिर इंग्लिश लिखे और मिक्स हिंदी भी लिखे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है कि एक लाइन आपने इंग्लिश का लिख दिया फिर एक लाइन हिंदी का, ऐसे नहीं, मिक्स करके लिखना है। जैसे कि मान लीजिए एयर पॉल्यूशन पूछा है या फिर पॉल्यूशन पूछा है तो आप यहाँ पे पॉल्यूशन पॉल्यूशन लिख के कि पॉल्यूशन क्या होता है पॉल्यूशन लिखेंगे। पॉल्यूशन है कि जैसे कि हमारे जो व्हीकल से जो गैसेज निकल रहे हैं, हार्मफुल गैसेज, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है वो जाके एयर के अंदर मिक्स हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। इंग्लिश का वर्ड लिख सकते हैं, पॉल्यूशन लिख सकते हैं, प्रदूषण हिंदी में लिख सकते हैं। ओके गाइस, अब मार्क्स कैसे यहाँ पे डिसाइड होता है देखेंगे। जैसे कि अगर जो 2 नंबर का है या 4 नंबर का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, कितने का भी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर जो यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले आपको उसको डिफाइन करना है। 2 नंबर का है तो डिफाइन करना है और एक दो पॉइंट्स उसके अंदर लिख देंगे। 4 नंबर का है तो डिफाइन करेंगे, उसके एडवांटेज होंगे तो एडवांटेज लिखेंगे, डिसएडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज, और एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे। अगर जो 6 नंबर का सेम क्वेश्चन है तो उसमें आप उसको डिफाइन भी करेंगे, उसके कॉज भी लिखेंगे, इफेक्ट भी लिखेंगे एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो वो भी लिख देंगे। अगर जो वही क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा है तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं, डिफाइन करें, कॉज लिखे, प्रॉपर्टीज लिखे, डिफरेंसेस लिखे, अगर जो डिफरेंसेस हैं तो लिखें एंड जो भी अगर जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है टाइप्स है ये सब लिखें। और 10 नंबर का हो
तो इसको थोड़ा सा और उसके अंदर जो क्वांटिटी है आंसर की उसे बढ़ा दें। और स्पेशली याद रखें, अगर जो 6 नंबर का पूछ रहा है तो कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखें, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले। और 8 नंबर का पूछा है तो कम से कम 2 से 2.5 पेज का आंसर लिखें, तभी जाके आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। आप कहने का मतलब ये नहीं कि आप कॉपी का पूरा सीट भर दें। अगर जो मान लीजिए 6 नंबर का पूछा है, आपने 2 लाइन में लिख दिया और आधे पेज में ही आपने लिख दिया, तो नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? इसलिए आपको एक से कम 1.5 से 2 पेज लिखे, ताकि एग्जाम में आपको तभी नंबर मिले। और कोई भी इश्यू देखने को आपको मिलता है, और हालांकि मैंने जो अप्लाइड केमिस्ट्री सेकेंड है उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, उसको भी देख लेंगे। और उसके बाद मैं जो इंग्लिश का है वो भी बना दूंगा, बाकी जो सब्जेक्ट है उनके बनाने वाला हूँ। एंड 4 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए बनाने वाला हूँ। जैसे सेकंड सेमेस्टर का खत्म होगा, 4th सेमेस्टर स्टार्ट होगा, फोर्थ का खत्म होगा, 6th सेमेस्टर का बना दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी इशू ना हो। और मैं जो बनाने वाला हूँ, इससे हट के आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही एग्जाम में आते भी हैं। और इसलिए आते हैं क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड रिलेट करते हैं, हमारे रियल लाइफ से भी रिलेट करते हैं वो जो क्वेश्चंस है, इसलिए वो एग्जाम में दिए जाते हैं, ताकि हम एग्जाम में लिखे और एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर लेके भी आए। ओके गाइज, अगर जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एग्जाम में और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ें, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर आ पाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, और वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।